विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, आधुनिक इतिहास में थे। ठीक है, कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो आज के कुछ पॉइंट बता रहा हूं। 4 अकाल आयोग याद करने हैं आपने। 4 अकाल आयोग कौन कौन से हैं, किस समय के हैं? तो एक है आपका कैंपबेल आयोग, जो कि सर जॉन लॉरेंस के समय का है। किसके समय का? सर जॉन लॉरेंस के समय में क्या हुआ कि 1866 के आसपास उड़ीसा में और 1868-69 में राजपूताना और बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़े। क्या पड़े? तो तब फिर एक आयोग गठित किया गया, उसको बोलते हैं कैंपबेल आयोग। तो कैंपबेल आयोग किसके समय का? सर जॉन लॉरेंस के समय का। फिर एक आयोग बना आपका स्ट्रेची कमीशन, फेमाइन कमीशन बोलते हैं इनको, अकाल आयोगों को। तो लॉर्ड लिटन के समय में, किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में स्ट्रेची अकाल आयोग, यानी रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन क्या बना? अकाल आयोग, फेमाइन कमीशन बना 1878 में। लॉर्ड लिटन का एक नाम और है जिसको बोलते हैं ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लॉर्ड लिटन को। किसको? ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। फिर एक और अकाल आयोग, तीसरे नंबर का जो अकाल आयोग है वो लॉयल कमीशन बना। वो किसके समय बना? लॉर्ड एल्गिन सेकंड के समय में बना। किसके समय में? लॉर्ड एल्गिन सेकंड के समय में बना। और एक अकाल आयोग बना आपका कर्जन के समय में, उसका नाम था सर एंटनी मैकडोनल्ड। सर एंटनी, तो मैकडोनल्ड फेमाइन कमीशन बोलते हैं, 1900 के आसपास बना है लगभग। ठीक है, डेट में देख लेना, आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन जो वाइसरॉय हैं वो बिल्कुल सही हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय में मैकडोनल्ड फेमाइन कमीशन। ठीक है, एक सर हेनरी फॉलर समिति हुई। हेनरी फॉलर समिति ने 1898 में अशरफी और रुपये को असीमित विधिमान्य मुद्रा घोषित किया। असीमित विधिमान्य मुद्रा घोषित किया। ये वो क्वेश्चन है जो पेपरों में बने हैं, उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलो जी। अकाल आयोग की अगर बात करें तो 1860 में भारत सरकार ने पहली बार कर्नल बेयर्ड स्मिथ की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी। बाकी मैंने बता दिया, स्ट्रेची कमीशन, लॉयल कमीशन, एंटनी मैकडोनल्ड कमीशन, इनके बारे में बता ही दिया। ऐसे ही एक भारतीय सिविल सेवा के भारतीयकरण के सवाल पर 1912 में एक स्लिंगटन आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि स्लिंगटन आयोग का संबंध किससे है? तो आंसर भारतीय सिविल सेवा के भारतीयकरण से है। भारतीय सिविल सेवा के भारतीयकरण से है। 1912 ईस्वी में स्लिंगटन आयोग गठित किया गया। ठीक है, 1833 में भारतीय चार्टर अधिनियम द्वारा केवल धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश अथवा वर्ग के आधार पर कोई भी भारतीय किसी भी पद से वंचित नहीं होगा। 1833 के एक्ट में कहा गया था ऐसा कि कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश यानी मूल वंश और वर्ग के आधार पर किसी पद से वंचित नहीं होगा। ऐसे आईसीएस की परीक्षा में प्रवेश की आयु 18 से 23 वर्ष थी, जिसे 1859 में घटाकर 22 वर्ष और 1866 में घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। 1877 में से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे, जबकि आगा खां इसमें निर्वाचित अवैतनिक अध्यक्ष थे। क्या थे? अवैतनिक अध्यक्ष थे। जो मुस्लिम लीग के पहला अध्यक्ष है वो कौन है? वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। और आगा खां क्या है? निर्वाचित अवैतनिक अध्यक्ष। अगला, बंकिम चंद्र चटर्जी 1882 में आनंद मठ की रचना की। आनंद मठ में उन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। इसमें बंगाल में हुआ था। द्विज नारायण कीना सरकार उनके क्या थे? नेता थे। इसके सन्यासियों के, सन्यासी विद्रोह के नेता कौन? द्विज नारायण कीना सरकार। वंदे मातरम जो सॉन्ग था वो वहीं पर दिखाई देता आनंद मठ में पहली बार, है ना। तो वंदे मातरम कहाँ से लिया हमने? बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ से ही ली है। एक किताब बताना मुझे, एक होती है आपकी कपाल कुंडला
और एक है चांडालिका। इन दो के राइटर बताइए मुझे, कपाल कुंडला के राइटर कौन है और चांडालिका के राइटर कौन है? हु रोट द बुक चांडालिका? बिल्कुल, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है चांडालिका। और मेरे ख्याल से कपाल कुंडला जो लिखी है वो किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने ही आनंद मठ लिखी है। इन्होंने क्या लिखी है? कपाल कुंडला भी लिखी है भैया। और एक किताब आई थी कभी चांडालिका, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर की तो बहुत सारी किताबें हैं, पोस्ट ऑफिस है, लिपिक है, हंगरी स्टोन है, क्रिसेंट मून है, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर है ना, रक्त कर भी है, बहुत सारी किताबें हैं उनकी। वो तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, लेखक भी थे, कॉस्मोपॉलिटन थे। ठीक है जी। इन्होंने बंग दर्शन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। इन्होंने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अब देखो ना, एक बार क्वेश्चन आया बम का दर्शन किसने लिखी? तो भगवती चरण मोहना। कौन? भगवती चरण वोहरा। अगली बार पूछा बंग दर्शन किसने लिखी? बच्चों को लगा कि बम का दर्शन को गड़बड़ कर दिया इन्होंने, बंग दर्शन कर दिया। तो भाई बम का दर्शन अलग है भगवती चरण वोहरा, और बंग दर्शन अलग है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंग मतलब बंगाल, बंग मतलब बंगाल। हाँ। सीताराम और देवी चौधरानी इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। किनकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। सीताराम और देवी चौधरानी। अब रमेश चंद्र दत्त, भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पहली पुस्तक है आर्थिक इतिहास पर। आर्थिक इतिहास पर लिखी हुई पहली पुस्तक कौन सी है? 1901 में रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्राचीन भारत, और दूसरी क्या लिखी इन्होंने? प्राचीन भारत में सभ्यता का इतिहास। प्राचीन भारत में सभ्यता का इतिहास किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने लिखी। ठीक है। एक है दीन बंधु मित्र, नाम सुना है? जब नील विद्रोह हो रहा था तो नील विद्रोह के नेता जो थे वो कौन थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास थे। बंगाल में नादिया जिला, गोविंदपुर गांव, वही हुआ था। तो दीन बंधु मित्र ने लिखी थी नील दर्पण। क्या लिखी थी? नील दर्पण। उसमें उन्होंने मोलाहट्टी के यूरोपीय अधिकारियों और बागान मालिकों के शोषण का उल्लेख किया था। इसका मोलाहट्टी के यूरोपीय अधिकारियों और बागान मालिकों के शोषण का उल्लेख किया था, किस प्रकार से वो किसानों का शोषण करते थे, नील उगवाते थे। नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद माइकल मधुसूदन ने किया। किसने? माइकल मधुसूदन ने किया। एक अंग्रेज पादरी जेम्स लॉग द्वारा नील दर्पण का मंचन करने के कारण उन्हें सरकार को हर्जाना देना पड़ा था। जेम्स लॉग पादरी थे, नील दर्पण का क्या करवा रहे थे? नाटक करवा रहे थे, मंचन करवा रहे थे। तो क्या हो गया? जुर्माना लग गया। ठीक है भाई। एक अखबार भी था हरीश चंद्र मुखर्जी का, हिंदू पैट्रियट। कौन सा? वो भी नील विद्रोह का समर्थक था। इसका? नील विद्रोह का समर्थक। अच्छा जी। सरदार भगत सिंह ने धर्म, सामाजिक आचार व्यवहार और सांप्रदायिकता जैसे विषय पर वाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? अरे भाई, इन महान लोगों की किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। वाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किताब किसने लिखी? आंसर सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, है ना। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में ब्रिटिश लेखक और दार्शनिक आल्डस हुक्सले भी उपस्थित थे। कौन थे? ये क्वेश्चन बने हुए यूपी में बने हैं, अन्य जगहों पर बने हैं कि 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज का नारा, कहा कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, फिर हर साल हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे की। ठीक है। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो वहां पे एक ब्रिटिश लेखक भी थे जिनका नाम था ऑल्डस हक्सले। ठीक है। एक सर अलेक्जेंडर मुडीमैन के अधीन 1924 में रिफॉर्म इंक्वायरी समिति का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य द्वैध शासन प्रणाली की छानबीन करना था।
1919 में एक्ट में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में आप पढ़ते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। क्या लगाया गया? और 1935 के एक्ट में पढ़ते हैं आप कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 भारत सरकार अधिनियम के बीच में एक सर अलेक्जेंडर मुडीमैन के अधीन एक रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी बैठती है जो बताती है कि द्वैध शासन प्रणाली कैसी है। तो द्वैध शासन प्रणाली की छानबीन करने के लिए रिफॉर्म इंक्वायरी समिति किसकी अध्यक्षता में? सर अलेक्जेंडर मुडीमैन की अध्यक्षता में। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। धरासना नामक सत्याग्रह का प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार कौन था? वेब मिलर था। अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार में लिखता था। किसमें? अमेरिका का एक अखबार था न्यू फ्रीमैन, उसमें वेब मिलर एक पत्रकार था। उसने बोला कि भाई धरासना जैसी घटना मैंने कई जगह गया हूँ, मैं देखा है मैंने, लेकिन धरासना जैसा अत्याचार कहीं नहीं देखा, जहाँ पर डंडियों पर जो पुलिस के डंडे होते हैं उस पर लोहे की मुठ लगी हुई थी, उससे मार रहे थे लोगों को। लोहा आगे लोहा लगा हुआ था डंडों पर, उससे मार रहे थे। खाली पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को, बच्चों को, सबको, वृद्धों को, है ना। तो भाई जिसके घुटने पे वो डंडा पड़ा होगा लोहे के मुठ वाला, तो समझ लो वो तो उसकी तो कटोरी पैर की चली गई होगी। और उस जमाने में तो क्या इलाज भी नहीं थे ऐसे। अभी तो इलाज है ना, अभी तो चेंज करवा लो, क्या दिक्कत है? पैर टूट गया, कटोरी टूट गई तो, है ना। तो फिर जीवन भर लड़खड़ाते ही रहे होंगे। जिसके सर पे पड़ा होगा सर फूट गया होगा। कहाँ? धरासना जैसी घटना। कौन? वेब मिलर। कौन भाई? गांधी जी द्वारा 1932 में स्थापित अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीडी बिरला थे। और महासचिव कौन थे? एवी ठक्कर, ठक्कर बापा। कौन थे? याद करना है आपने। पहले अध्यक्ष कौन? जीडी बिरला। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन? जीडी बिरला। और महासचिव कौन? एवी ठक्कर। ठक्कर बापा का ढूंढना कभी नेट पे, कौन थे ठक्कर बापा, वो बताएंगे। मैडम भीकाजी कामा को स्वतंत्र भारतीय ध्वज का जनक और उनकी माता और अग्रदूत माना जाता है। पहला झंडा स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था किसने? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। क्या रुस्तम कामा? मदर ऑफ रिवोल्यूशनरीज भी कहा जाता है इन्हें, क्रांतिकारियों की माँ भी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने जो झंडा फहराया उसका रंग कैसा था? ट्राई कलर था, लेकिन रंग अलग थे। अभी तो हमारा जो रंग है वो क्या अलग है ट्राई कलर फ्लैग का। कितने रंग होते हैं हमारे झंडे में वर्तमान में? 4 रंग होते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर केसरिया, उसके बाद वाइट, उसके बाद ग्रीन, और चौथा कलर कौन सा है? चक्र का जो कलर है नीले रंग का चक्र है। तो 4 कलर होते हैं ट्राई कलर फ्लैग में। ठीक है। हरा रंग है हरी हमारी खेती की अंगड़ाई का, केसरिया बल देने वाला सफेद है सच्चाई का, है ना। चलिए, इनके झंडे पे कौन कौन से कलर थे भाई? मैडम भीकाजी के रुस्तम कामा ने जो ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट जर्मनी में, उसमें कौन कौन से कलर थे? लाल, पीला और हरा। लाल से पता चलता है कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा, पीला जो है और हरा जो है वो फिर सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करो तो समझ में आएगा आपके क्या होता है। अच्छा, किसी गाड़ी पर अगर पीला झंडा लगा हो, यूपीएससी ने पूछा आज से 20-25 साल पहले पूछा भले ही, कि पीला झंडा अगर लगा है, अब ये मत बोलना यार कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप बोलोगे कि वो प्रचार चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ किसी गाड़ी पर पीला झंडा लगा है और वो आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? संक्रामक बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति उसके अंदर है, जिसे क्वारंटाइन किया गया। पीले झंडे वाली गाड़ी पर नहीं जाना है। पर आजकल कुछ चुनाव प्रचार चल रहा है, तो कईयों के जो झंडे हैं वो पीले रंग के हैं। तो ऐसे मत कर देना कि आप सोचो कि सब संक्रामक बीमारी से क्या हैं, ग्रसित हैं। पर पीला झंडा अगर किसी पर लगा, कभी पूछा था यूपीएससी ने, तब बोला जाता था कि संक्रामक बीमारी से ग्रसित है। ठीक है। क्वारंटाइन शब्द तभी पढ़ा था हम लोगों ने, जब उसको डिटेल में पढ़ा तो तब हम सुनते थे कि मुर्गों पर एक बीमारी होती थी, रानीखेत नामक बीमारी, तो क्वारंटाइन पर रखा जाता था मुर्गों को।
क्वारंटाइन मतलब जो बीमार मुर्गे होते थे उनको अलग। फिर कोरोना आया, हमें नहीं पता था ये शब्द हम पर भी लगेगा एक दिन। भाई कोरोना में क्या किया गया? क्वारंटाइन किया गया ना। क्वारंटाइन मतलब अपने आप को अलग कर दो बस। अगर कहीं पे भी छींक आ रही है, खांसी हो रही है, पृथ्वी को हील होने का समय मिला। भले ही एक आपदा थी, बहुत दिक्कतें हुई, कई लोग क्या हुए काल के ग्रास में गए, लेकिन बताया जाता है कि एनवायरनमेंट को हील होने में क्या हुआ, टाइम मिला। एक 1903 में स्वराज के विचार का मजाक उड़ाते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि पागल खानों के बाहर केवल पागल व्यक्ति ही स्वतंत्रता के बारे में सोच सकता है। स्वराज का मजाक किसने उड़ाया था 1903 में? किसने कहा था कि पागल खानों के बाहर केवल पागल व्यक्ति ही स्वतंत्रता के बारे में सोच सकता है? आंसर गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। जब गुरुजी ऐसा सोच रहे हैं तो बाद में गांधी जी भी नहीं सोचते थे स्वतंत्रता के बारे में। तो पूर्ण स्वराज 1929, फिर भारत छोड़ो अंग्रेजों 1942, धीरे धीरे करके होता है ना। गांधी जी ने 1921 में शरीर में समूचे वस्त्र को त्याग कर केवल लंगोटी धारण की। 1921 में भाई उन्होंने अपने क्या, गांधी जी की कभी फोटो देखना, कोट पैंट सूट बूट में बड़े अच्छे लगते थे, हैट वैट पहना होता था, अंग्रेजी यूनिफॉर्म पहनते थे, बैरिस्टर थे भाई। लेकिन इस देश में आंदोलन के लिए उन्होंने क्या किया, समूचे वस्त्र छोड़े और लोगों से भी आह्वान किया कि कम वस्त्र धारण करो और साफ सुथरे होने चाहिए। लेकिन वो क्या होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, सफाई पर बड़ा ध्यान देते थे गांधी जी। स्वच्छ भारत मिशन में गांधी जी के चश्मे पे ही लिखा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, अपना वॉशरूम वगैरह स्वयं साफ करते थे गांधी जी। साउथ अफ्रीका में मजाक भी उड़ाया करते थे उनका लोग कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहते थे भाई अपनी स्वच्छता स्वयं रखनी चाहिए। खासकर जो वॉशरूम होते हैं वो अगर आपका है तो स्वयं क्या करना है, स्वच्छ रखना है। ठीक है। मानवेंद्र नाथ रॉय को भारतीय साम्यवाद का अग्रदूत माना जाता है। भारत में साम्यवाद लाने वाले कौन थे? आंसर एमएन रॉय। कौन थे? तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा। क्या कहा? किसको कहा? गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाले। किसने कहा? लोकमान्य ने कह दिया यार, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कह दिया। ठीक है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की। अखिल भारतीय हरिजन सभा की स्थापना कब हुई? तो मैंने बताया था आपको 1932 में पूना पैक्ट हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। उसके बाद गांधी जी हरिजनोत्थान में लग गए। उसके बाद उन्होंने राजनीति से एक तरह से हट गए। उन्होंने कहा राजनीति नहीं करूंगा, अब सबसे पहले अस्पृश्यता का अंत करवाऊंगा इस देश में। क्या करूंगा? अनटचेबिलिटी को खत्म करूंगा, हरिजनोत्थान करूंगा। हरिजन नाम देने वाले भी यही व्यक्ति थे, गांधी जी थे। और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। ठीक है। जबकि अंबेडकर ने भी की थी एक, तो उनके संस्था का नाम था अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ। क्या नाम था? कई बार बच्चे दोनों को एक मान लेते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ महात्मा गांधी के 1932 में स्थापना की, जबकि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। किसने की? डॉक्टर भीम सकपाल अंबेडकर ने की। इतना समझ में आया? एक बार तो ये भी क्वेश्चन बना यूपी में कि अंबेडकर किस जाति के थे? महार जाति के थे। किस जाति के थे? महार जाति के थे। ये पूछा गया एक बार। ठीक है। बाकी ये नहीं पूछा जाना चाहिए कायदे से, वैसे ये पूछा जाना चाहिए कि कौन कौन सी किताबें लिखी और उन किताबों के अंदर क्या था। अंबेडकर जो हैं, अंबेडकर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ज्ञान को क्या किया? महत्व दिया। उन्होंने किताबें पढ़ी, पीएचडी करी, पता नहीं कितना पढ़ा भाई उन्होंने, तो जबरदस्त पढ़ा। कितना? बहुत ज़्यादा पढ़ा, बहुत ज़्यादा लिखा उन्होंने। इतना लिखना मतलब एक आम आदमी के लिए, ठीक है। तो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पीता है वो दहाड़ता है। अंबेडकर, किसने कहा था? अंबेडकर ने कहा था। बहिष्कृत भारत पत्रिका, हाँ जी, ये भी, इसका संपादन भी किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। बहिष्कृत भारत। लेकिन अगर पूछेगा गुलामगिरी, तब क्या बोलोगे? बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है वो भीमराव अंबेडकर की है, लेकिन गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फुले।
महर्षि ज्योतिबा फुले किसकी है? गुलामगिरी बताया था, गुलामगिरी किसकी? महर्षि ज्योतिबा फुले। इंडियन मुसलमान की नामक पुस्तक किसने लिखी? विलियम हंटर। डब्ल्यू हंटर भी बोलते हैं, विलियम हंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलियम हंटर या डब्ल्यू हंटर। अगला, थियोडोर बेक जो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ने संस्थान द्वारा जारी गजट में पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत की चर्चा की थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत की चर्चा सबसे पहले किसने की? आंसर थियोडोर बेक। द्विराष्ट्र सिद्धांत अलग है। फिर आप बोलते हैं कि पाकिस्तान जो बोला गया, तो चौधरी रहमत अली, चौधरी मोहम्मद इकबाल ने हालांकि कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन बाद में ये भी कहा कि जात धर्म अलग, खान पान अलग, रहन सहन अलग। मुझे तो ऐसा लगता है कि दो राष्ट्र ही क्या है, नियति है, अलग अलग। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। पाकिस्तान शब्द नहीं था उस समय, पर फिर भी। लॉर्ड लिस्टोवेल भारत के अंतिम राज्य सचिव थे। लास्ट राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड लिस्टोवेल थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वाइसरॉय थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 का एक्ट आता है, कौन सा? उसमें बोला जाता है कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम क्या बनते हैं? गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर 1858 में एक एक्ट आता है, बोलते हैं भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। और शासन किसको? ब्रिटिश क्राउन और संसद को, पार्लियामेंट को दिया जाता है। और बोला गया कि अब भारत का गवर्नर जनरल क्या कहलाएगा? भारत का वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय कहलाएगा। क्योंकि अब जो शासन है वो किसके पास है? ब्रिटिश क्राउन के पास है। तो यहाँ पर क्राउन को बैठना चाहिए। अब क्राउन तो आ नहीं सकता, तो उपराजा बैठेगा, दैट इज वॉइस रॉय। रॉय मतलब राजा, वॉइस मतलब उप। उपराजा कौन बना? जो गवर्नर जनरल था वही उपराजा बन गया। समझ में आ गया? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? ठीक है भाई। श्रीमती राधाबाई सुब्बाराव प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने 1930 में राज्य परिषद और 1943 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुना गया। कौन भाई? श्रीमती राधाबाई सुब्बाराव। इनके बारे में पढ़ना कभी। कौन? श्रीमती राधाबाई सुब्बाराव। ये पहली भारतीय महिला हैं जो कि एक तरह से राज्य परिषद में भी रही, यानी राज्यसभा में भी रही और लोकसभा में भी रही। तो 1930 में राज्य परिषद में रही और 1943 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में रही, चुनी गई मतलब। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त 12 जनवरी जन्मदिन, यूथ डे मनाते हैं उस दिन को। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। नव हिंदवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा गांधी जी को? आंसर लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है। प्रिवी काउंसिल का प्रथम भारतीय जज कौन था? अमीर अली थे। कौन थे? प्रिवी काउंसिल के प्रथम भारतीय जज अमीर अली थे। जरा देखिए तो प्रिवी काउंसिल को कब समाप्त किया गया? सॉरी, प्रिवी पर्स कब समाप्त किया गया? प्रिवी काउंसिल और प्रिवी पर्स शायद इंदिरा गांधी के समय में हुए थे शायद। प्रिवी पर्स समाप्त, राजाओं को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे ना प्रिंसली स्टेट्स के। प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए गए, प्रिवी काउंसिल। हाँ, कितने मिनट हुए? ठीक है। मैं कांग्रेस के अधिवेशनों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं। कांग्रेस के अधिवेशन में पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 में ही कांग्रेस के नाम से राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बोला गया? ये राष्ट्रीय कांग्रेस कब बोला गया? 1891 में नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। और 1891 में जो अध्यक्ष है पी आनंद चार्लू हैं। कौन है? पी आनंद चार्लू हैं। नागपुर आपका ऑरेंज कैपिटल है। कहाँ पड़ता है नागपुर?
महाराष्ट्र में पड़ता है। नीरी का हेडक्वार्टर भी है यहाँ पर, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी। पीछे से क्वेश्चन रहा है उत्तराखंड में, नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में। अगला 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो रचित गीत है, स्वरचित गीत वंदे मातरम गाया गया। कब? 1896 में। कौन था अध्यक्ष 1896 में? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी, कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सयानी। हो गया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। कौन बने? दादा भाई नौरोजी बने। उन्होंने अपने भाषण में पहली बार स्वराज का उल्लेख किया। अपने भाषण में पहली बार स्वराज का उल्लेख किया भाई, ठीक है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन 1911 में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन जो राष्ट्रगान है हमारा, वो गाया गया 1911। कौन थे अध्यक्ष? बिशन नारायण धर थे। कौन थे? बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में 1911 में पहली बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के विभाजित गुट एक हुए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया बोलते हैं उसको, वो भी है लखनऊ में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो अध्यक्षता की थी 1916 में, वो किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका पुरुष का नाम है, महिला का नाम नहीं है। 3 ही महिलाएं हुई। कौन कौन हुई? एनी बेसेंट हुई, सरोजनी नायडू हुई, नीलिसेन गुप्ता हुई। 3 ही महिलाएं हुई शुरू में, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार के यहाँ पुरुष हैं। 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। जब क्या हुआ था? 2 चीज़ें हुई थी, नरम दल गरम दल एक हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई, ठीक है। एक हो गई मतलब साथ मिलकर आंदोलन करने की बात कही उन्होंने। आगे 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन विशेष अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव लाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में संवैधानिक और वैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लक्ष्य को बदलकर अहिंसक और उचित तरीके से स्वराज की प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया। अहिंसक, बात किस चीज की थी? अहिंसा की। अहिंसक और उचित तरीके से स्वराज की प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव CR दास का हुआ था, परंतु उनके जेल में होने के कारण अध्यक्षता किसने की? हकीम अजमल खान ने। ये यूपी का क्वेश्चन है कि चुनाव किसका हुआ? CR दास, चितरंजन दास, देश बंधु बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? देश बंधु चितरंजन दास का चुनाव हुआ था 1921 में, लेकिन क्योंकि वो जेल में थे इसलिए अध्यक्षता किसने की? हकीम अजमल खान ने की, ठीक है। 1923 काकीनाडा कांग्रेस सम्मेलन हुआ। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। IAS का क्वेश्चन है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना, काकीनाडा कांग्रेस सम्मेलन 1923। 1926 में कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, 1926 गुवाहाटी सम्मेलन। वहां पर श्रीनिवास अयंगर अध्यक्ष कौन थे? गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगर। बोला गया अब कांग्रेस में खादी पहनना अनिवार्य है, बिना खादी के नहीं आएगा कोई भी। अगला कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। ये तो कई बार बता चुका हूं मैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में ही पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ये भी मैं कई बार बता चुका हूं। अगला इंपॉर्टेंट है भाई, ये IAS का क्वेश्चन है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबद्ध प्रस्ताव पास किया गया। इस सम्मेलन में पास किया गया कराची प्रस्ताव कांग्रेस की मूलभूत
राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। अगला, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की। मैं समाजवादी हूँ, यह कथन किसका है? आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और मैं समाजवादी हूँ पुस्तक किसने लिखी? स्वामी विवेकानंद ने लिखी। किसने लिखी? ठीक है। अगला, साम्यवाद की व्याख्या कब की जवाहरलाल नेहरू ने? 1936, वैज्ञानिक और आर्थिक अर्थ में। किस अर्थ में? 1938 कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा गुजरात नामक गांव में हुआ। अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, एक बार फिर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की, लेकिन गांधी के पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई। गांधी ने कहा पट्टाभी की हार मेरी हार, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा और उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन किया। ठीक है। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया राष्ट्रीय एकता हेतु। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस। क्लियर हो गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 1917 कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा श्रीमती सरोजनी नायडू, भारत कोकिला। 1925 कहाँ पर? कानपुर। 1925 कानपुर में। ठीक है। फिर नेली सेन गुप्ता बनती है कहाँ पर? नेली सेन गुप्ता 1933, नेली सेन गुप्ता कलकत्ता 1933। ठीक है। बेलगाम अधिवेशन 1924, एक बार बने खाली पंडित ये महात्मा गांधी, कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष रहे। कब? बेलगाम कर्नाटक में 1924। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास। कहाँ पर? मद्रास में। कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कहाँ पर भाई? इलाहाबाद में, प्रयागराज में पहला अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है। सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी का पढ़ना आपने 1886, 1893 और 1906, 3 बार अध्यक्षता की। ऐसे जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार अध्यक्षता की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन लखनऊ 1916 में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस में सबसे कम उम्र का अध्यक्ष होने का सम्मान प्राप्त और सबसे अधिक समय तक भी कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर कौन बने रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1942 के बाद अधिवेशन हुआ नहीं तो यही अध्यक्ष बने रहे लंबे समय तक। ठीक है। 1955 में आवड़ी के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने समाज का समाजवादी प्रतिरूप स्वीकार किया। फैजपुर महाराष्ट्र में पहली बार गांव में अधिवेशन 1937 हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फैजपुर, इसी में दिया गया था शायद हाथ से कुटा हुआ चावल, झोपड़ियाँ वगैरह बनाई गई थी। मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेना, फैजपुर अधिवेशन से एक बार क्वेश्चन बनाया। गांधी ने कहा था कि भाई गांव जैसा होना चाहिए, तो कुटा हुआ चावल दिया गया खाने के लिए, है ना। तो ठीक है भाई, इसमें इतना ही करते हैं। फिर हमने आधुनिक भारत का इतिहास 47 से 86 तक का करना है। प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया 1971 में, और 1971 इंदिरा गांधी का काल है, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना ही कीजिए।